हेलो फ्रेंड्स। तो देखो आज का हमारा टॉपिक है एसी जनरेटर। तो सबसे पहले हम देखेंगे एसी जनरेटर होता क्या, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या और इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। तो स्टार्ट करते हैं जनरेटर क्या चीज है। तो देखो जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो हेल्प करता है हमें टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। तो ऐसा डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा उसको हम बोलेंगे जनरेटर। बाकी हम स्टडी करेंगे एसी जनरेटर। तो एक ऐसा जनरेटर होगा जो मैकेनिकल एनर्जी को अल्टरनेटिंग करंट में, ठीक है, या अल्टरनेटिंग एनर्जी में चेंज करेगा। तो आउटपुट हमें मिलेगा अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज की फॉर्म में। तो ये है एसी जनरेटर होता क्या। इसके बाद देखते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो ये किस प्रिंसिपल के बेस पे वर्क करता है। तो देखो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या। तो जब भी हम क्या करेंगे, कोई कंडक्टर का, ठीक है, कोई कंडक्टर का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करवाएंगे तो होगा क्या, उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। तो उसमें इंड्यूस करंट या इंड्यूस वोल्टेज प्रोड्यूस होगी। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स गिव रिजल्ट टू इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट। ये फिनोमेना को नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ये वर्किंग प्रिंसिपल है एसी जनरेटर का। इसके बाद देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो एक एसी जनरेटर बना किसका है देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पे यूज होंगे पोल पीसेस फील्ड मैग्नेट के, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं फील्ड मैग्नेट। ये पोल पीसेस है स्ट्रॉन्ग हार्शू मैग्नेट के या फिर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट के। तो ये है नॉर्थ पोल और साउथ पोल जिनको हमने नाम दिया फील्ड मैग्नेट्स का। ये क्या करेंगे, इस रीजन में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाएंगे। इसके बाद यहां पे कॉइल का यूज करेंगे हम, जिसको नाम देंगे आर्मेचर कॉइल, ठीक है। ये कॉइल है जिसको हम नाम देते हैं आर्मेचर कॉइल। अब इसमें होगा क्या, तो हम यहाँ पे हेल्प लेंगे इंसुलेटेड सॉफ्ट आयरन कोर की, जो कि सिलेंड्रिकल शेप में होगी, और उस पे वाउंड करेंगे एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है। तो एक सिलेंड्रिकल शेप में सॉफ्ट आयरन कोर लेंगे जिसपे हम क्या करेंगे, इंसुलेटेड कॉपर वायर को वाउंड करेंगे। तो ये सब इंसुलेटेड इसलिए हम यूज कर रहे हैं ताकि कम से कम, ठीक है, ताकि कम से कम यहाँ पे एडी करंट प्रोड्यूस हो, ठीक है, कम से कम एडी करंट्स प्रोड्यूस हो और साथ में इसकी वजह से कम एनर्जी का लॉस आकर करे। बाकी सॉफ्ट आयरन कोर का इसलिए यूज किया ताकि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट कर सके और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इस रीजन में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो। बाकी देखो ये जो आर्मेचर कॉइल है, ये जो कॉइल का यूज किया आर्मेचर कॉइल का, इसके एन नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। ये टर्न्स जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा यहाँ पे ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस होगी। तो ये आगे एन नंबर ऑफ टर्न्स इस आर्मेचर कॉइल की। इसके बाद इसके एंड्स पे ये रिंग्स होंगी, ये रिंग R1 और ये रिंग R2। ये जो रिंग्स है इनको हम नाम देते हैं स्लिप रिंग्स का, ठीक है। और ये क्या करती हैं, इस आर्मेचर कॉइल के साथ घूमेंगी। जैसे जैसे ये आर्मेचर कॉइल घूमेगी ये स्लिप रिंग्स भी घूमेंगी और ये बनी हुई है ब्रास की। इसके बाद देखो इन रिंग्स के साथ कांटेक्ट में है ये दो कार्बन ब्रशेस B1 और B2 जो कि अपनी पोजीशंस पे फिक्स है, और ये इसके साथ रिंग के साथ कांटेक्ट में, ये कॉइल के साथ नहीं घूमेंगे, अपनी पोजीशन पे फिक्स रहेंगे। ये ब्रशेस बने हैं कार्बन के। ये कार्बन के ब्रशेस का इसलिए हमने यूज किया है क्योंकि जब ये रिंग इस ब्रश के साथ कांटेक्ट में आएगी और घूमेगी तो ये अपने कुछ पार्टिकल्स इस रिंग पे छोड़ देंगे ताकि ये लुब्रिकेंट का काम करे।
तो कार्बन ब्रश लुब्रिकेशन का भी काम करेगा। इसके बाद साथ में ये क्या करेगा, इस रिंग को और इस कॉइल को कांटेक्ट प्रोवाइड करेगा एक्सटर्नल सर्किट के साथ। ये इसको कांटेक्ट में रखेगा विद द एक्सटर्नल सर्किट। और ये लास्ट में हमारे पास लोड रेजिस्टर आ गया, जिसके अक्रॉस हम आउटपुट लेंगे इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन, क्या क्या इसमें यूज होता है। इसके बाद देखो इसकी वर्किंग पे आएंगे। अब इसकी वर्किंग के लिए मैं एक और सर्किट बनाऊंगा। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये आ गया आर्मेचर कॉइल और इनकी पोजीशंस, ठीक है, ब्रशेस की पोजीशंस फिक्स्ड है। रिंग जो है ये कॉइल के साथ घूम रही है और ये आ गया एक्सटर्नल सर्किट, ये लोड रेजिस्टर और ये वही रिंग्स R1 और R2, ये ब्रशेस है जो फिक्स्ड है अपनी पोजीशन पे, ये आर्मेचर कॉइल के एन नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। अब देखो इसकी वर्किंग, इसकी वर्किंग समझने के लिए पहले हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल, ठीक है, और बीच में ये आ गई आर्मेचर कॉइल। अब ध्यान से देखो, जब ये आर्मेचर कॉइल घूम रही है तो क्या होगा, जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास कर रही है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास कर रही है वो चेंज हो रही है टाइम के साथ। अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत कम इसमें से पास कर रही हैं और इस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास करेंगे। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा और, ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस होगा, हमें आउटपुट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। तो यहां पे देखो मिनिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ये मैक्सिमम, इस तरह से मिनिमम ये मैक्सिमम। अभी स्टार्ट करते हैं। अब इसको स्टार्ट करने के लिए पहले हम कुछ नाम देंगे, P Q R S, ये कॉइल को नाम दे दिया हमने P Q R S। तो देखो, ठीक है, मैं मान लेता हूं ये आर्मेचर कॉइल है, ये P है, ये Q, ये R और ये S। अब सबसे पहले होगा क्या, हम मैकेनिकल एनर्जी की हेल्प से इसको घुमाएंगे। जब इसको घुमाएंगे तो मान लो ये पी क्यू बाहर की तरफ आएगा और ये जाएगा इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इस तरफ जाएगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इस पे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकाल लेंगे। इस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए हम हेल्प लेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का, जो हमें इंड्यूस करंट निकालने में हेल्प करता है। तो देखो ये है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, FBI, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। तो यहां से फोर्स देखेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमें मिल जाएगी। तो देखा हमने, सबसे पहले PQ जो था ये बाहर की तरफ आ रहा था, इसको धक्का लग रहा था इस तरफ, तो फोर्स इस तरफ लगी इसको। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये इंड्यूस करंट ऊपर की तरफ आई PQ में। तो इसको एरो बनाते हैं, ये इंड्यूस करंट आ गई ऊपर की तरफ। अब देखो जब PQ जो है बाहर की तरफ जा रहा है तो ये RS अंदर की तरफ आएगा, इसको फोर्स लगेगी अंदर की तरफ, बाकी मैग्नेटिक फील्ड अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। तो देखो फोर्स लगी अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड वैसे, और ये आ गई इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। तो देखो डायरेक्शन बनाएंगे, ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। अगर इस तरह से है तो एक्सटर्नल सर्किट में देखो करंट किस तरह से फ्लो करेगी, आप देख लो, ये इस तरह से होते हुए ये, और यहां से ये ऊपर की तरफ। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन एक्सटर्नल सर्किट में क्या, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज करंट यहां पे प्रोड्यूस हो रही है बाय द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। इसके बाद देखो जब ये हाफ साइकिल कंप्लीट हो गया, अब क्या हुआ, पहले PQ इस साइड था, अब यहां पे RS आ गया। अब क्या होगा, RS बाहर की तरफ जाएगा और PQ अंदर की तरफ। अब RS बाहर की तरफ आ रहा है तो दोबारा से यूज करेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो यहां पे देखो
अभी RS जो है बाहर की तरफ आया, ये फोर्स लगी इसको बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, और इंड्यूस करंट अब RS में ऊपर की तरफ आएगी। तो डायरेक्शन बनाएंगे RS में, अब RS इस साइड है, ये R, ये S, ये P, ये Q। हमने देखा RS में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन अपवर्ड्स और PQ, अब क्योंकि PQ इस केस में अंदर की तरफ जा रहा है तो फोर्स लग रही है ये मैग्नेटिक फील्ड ये, और इंड्यूस करंट इस तरफ। तो देखो ध्यान से, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन इंड्यूस करंट की। पहले देखो PQ में करंट ठीक है ऊपर की तरफ थी, अब यहाँ पे नीचे की तरफ। वैसे RS में करंट नीचे की तरफ थी, यहाँ पे ऊपर की तरफ। अब देखेंगे एक्सटर्नल सर्किट में इसकी क्या डायरेक्शन आएगी। तो देखो ये करंट जा रही है इस तरह से, यहां से होके ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड्स, और यहां से होते हुए ये, ठीक है। तो ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, ये थी क्लॉकवाइज, और यहां पे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आई एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये जो इंड्यूस करंट है ये क्या कर रही है, टाइम के साथ अपना फेज चेंज कर रही है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, इस तरह से ये अपना फेज चेंज कर रही है। तो आउटपुट हमने देख लिया, हमें अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में मिला। अभी देखते हैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी। तो देखो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये हमने पढ़ा है NBA cos थीटा के इक्वल होता है। N है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, B है मैग्नेटिक फील्ड, A है एरिया एनक्लोज बाय द कॉइल, और ये थीटा है कितनी एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, कितने एंगल के साथ ये कॉइल घूम रही है। इस थीटा को हम चेंज कर सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी में, और हमारे पास आएगा थीटा की जगह ओमेगा टी, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ओमेगा टी के इक्वल आएगा। अब देखो अगर हमने इंड्यूस ईएमएफ निकालना है E, तो ये होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी के, और क्या आएगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाइव NBA cos ओमेगा टी। NBA तो कांस्टेंट है, माइनस NBA cos की डिफरेंशिएशन साइन ओमेगा टी ऐसे ही आ गया, और डिफरेंशिएशन होगी ओमेगा टी की, तो हमें मिलेगा ओमेगा, ये आ गया माइनस, सॉरी cos का माइनस साइन, तो ये आ जाएगा प्लस में NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब ये सब चीजें कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एनक्लोज्ड बाय कॉइल, और एंगुलर वेलोसिटी, ये सब कांस्टेंट है। तो हम इसको लिखेंगे E नॉट के इक्वल, ठीक है। तो ये आ गया E इक्वल्स टू, ठीक है, E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। और अगर यहां से हमने अल्टरनेटिंग करंट निकालनी है तो I होता है E बाय R के इक्वल। तो ये क्या आ जाएगा E नॉट बाय R साइन ओमेगा टी, जिसको हम लिखते हैं I नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये आउटपुट वोल्टेज और ये आउटपुट करंट हमें मिल गया जो कि इस कॉइल में इंड्यूस हुआ। अभी हम देखते हैं टाइम के साथ किस तरह से ये चेंज करेगा। तो देखो जैसे ये ओमेगा टी थीटा के इक्वल है, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं I नॉट साइन थीटा। जब थीटा 0 डिग्री होगा तो क्या होगा, ईएमएफ कितना आएगा E नॉट साइन 0 के इक्वल, जो कि 0 होगा। थीटा 90 डिग्री होने पे E इक्वल्स टू E नॉट साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी E नॉट के इक्वल। 180 डिग्री पे साइन 180 डिग्री 0 होता है, इसलिए ईएमएफ यहां पे 0 मिलेगा। इसके बाद जब ये 270 डिग्री आएगा तो E इक्वल्स टू E नॉट साइन 270 डिग्री, ठीक है। तो ये किसके इक्वल, माइनस E नॉट के। इसके बाद थीटा अगर 360 डिग्री लेते हैं, थीटा 360 डिग्री होगा तो E आएगा E नॉट साइन 360 डिग्री, और ये दोबारा से 0। तो हम देख रहे हैं आउटपुट वोल्टेज जो है पहले 0 थी,
फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो। मतलब ये टाइम के साथ और एंगल के साथ अपना फेज चेंज कर रही है, अपना मैग्नीट्यूड चेंज कर रही है। तो आउटपुट हमें मिलता है अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज की फॉर्म में। तो ये थी पूरी एसी जनरेटर की वर्किंग, किस तरह से काम करता है। बाकी हमने इसका प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन भी देखे। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। बाकी कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पक्का लिखो। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।